Good afternoon, all of you. लास्ट बैच नहीं थी, इसकी जानकारी तो मिल गई थी ना हमको। जो नए हैं उनको भी ठीक है। चलिए, अब तक प्राइमरीली देखा जाए तो वी हैव वेंट थ्रू 2 लेक्चर्स। फर्स्ट लेक्चर में जो बातचीत हुई थी वो इट वाज जनरल वन, जो जनरल थी बच्चों, कनेक्टेड विद व्हाट इज लॉ, व्हाट टाइप ऑफ लॉ कुड बी देयर, लॉ क्या है और कितने प्रकार के लॉ हो सकते हैं, वो बातचीत हुई। बात और कल जो मैंने बात की सेकेंड मतलब परसों सेकेंड लेक्चर में, वो थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की शुरुआत। और मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मैंने आपको पॉइंटर्स बता दिए थे जिनमें अपन इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहला पॉइंटर था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, भारतीय संविधान में लॉ मेकिंग पावर किसके पास है? हु इज हैविंग लॉ मेकिंग पावर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लॉ मेकिंग पावर अब सेटल्ड हैं? अब तो आवाज नहीं आएगी ना? दो मिनट रखिएगा ऑनलाइन वाले, अभी ऑफलाइन वाले सेटल हो जाएं फिर शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी करें, है ना? लास्ट लेक्चर में ये बातचीत हो गई कि लॉ मेकिंग पावर किसके पास है, ठीक, एंड हाउ इट इज टू बी एक्सरसाइज्ड। और मैंने शुरुआत ही आर्टिकल 245 से की, जिसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में न सिर्फ लॉ मेकिंग अथॉरिटी कौन सी है ये पता की, अपार्ट फ्रॉम इट मुझे ये पता चल गया कि अगर ये लॉ बनाते हैं तो उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होगी। आर्टिकल 245 कहता है कि देयर आर 2 लॉ मेकिंग अथॉरिटी इन आवर कंट्री, वन इज पार्लियामेंट एंड अनदर वन इज स्टेट लेजिस्लेचर। जब हम आर्टिकल 245 में पढ़ने लगे तो मैंने कहा कि अगर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है तो उसकी अप्लीकेबिलिटी होल ऑफ इंडिया पर हो सकती है, और वो चाहे तो किसी पार्ट के लिए भी लॉ बना सकती है, उसके पास चॉइस है। बट वहीं अगर मैं बात करता हूं स्टेट लेजिस्लेचर की, तो मैंने कहा था कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना रहा है तो वो पूरे स्टेट के लिए लॉ बना सकता है या पार्ट देयर ऑफ के लिए लॉ बना सकता है। ये बातचीत हो गई थी, बोलो हाँ या ना? फिर जब पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो मैंने यह भी कहा कि ऐसे लॉ की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी हो सकती है। यह बात भी लिखी थी नोट्स में, एक बार चेक करिएगा कि हो सकता है पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बना रही है तो उसकी अप्लीकेबिलिटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट इंडिया के बाहर भी हो। और एग्जाम्पल मैंने दिया था कि अगर एक इंडियन पर्सन फॉरेन में कुछ अर्न करता है, ही अर्न्स, तो ही सपोज टू पे इनकम टैक्स इन इंडिया, क्योंकि वो सिटीजन कहां का है? इंडिया का है। मतलब इनकम टैक्स उस व्यक्ति पर लग रहा है जो इंडिया का है, अब भले ही वह इनकम कहां भी अर्न करे, उससे कोई वास्ता। मतलब इनकम टैक्स की क्या है बच्चों? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। करेक्ट है ये बात? तो
इंडियन पिनल कोड भी बच्चों, जब हम आईपीसी की बात करते हैं तो उसमें भी है कि अगर एक इंडियन इंडिया के बाहर कोई ऑफेंस करता है, जो इंडिया में अगर वो करता तो ऑफेंस होता, तो इंडिया में उसे ट्राई किया जाएगा और पनिश किया जाएगा। इसका मतलब हो सकता है कि पार्लियामेंट ऐसे भी लॉ बनाए जिनकी अप्लीकेबिलिटी उन इवेंट्स को लेकर हो जो इंडिया के बाहर हो रहे हैं, ठीक है। बट हां, ऐसा लॉ सिर्फ पार्लियामेंट बना पाएगी, मैंने ये बात बताई। फिर मैं स्टेट लेजिस्लेचर पे तो मैंने वही बात की कि पार्ट ऑफ द स्टेट यदि फिर होल स्टेट के लिए लॉ बनाया जा सकता है, और यहां पर बातचीत आर्टिकल 245 की खत्म हो गई थी। फिर हम वी मूव टू आर्टिकल 246, और आर्टिकल 246 में वी केम टू नो कि सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन क्या है। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। मैंने एक रीजनिंग भी दी थी कि अगर दो लोग हैं इसीलिए आपने इन्हें अलग अलग करने की कोशिश करी है, अगर एक ही होता तो देयर वाज नो रिक्वायरमेंट टू हैव डिफरेंट लिस्ट। अगर पार्लियामेंट भी है, स्टेट लेजिस्लेचर भी है, इसलिए मुझे यह जरूरत पड़ी कि मैं पावर्स को डिवाइड करूं कि पार्लियामेंट कौन से और स्टेट लेजिस्लेचर कौन से पावर एक्सरसाइज कर सकता है। बट अगर सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही अथॉरिटी होती तो फिर अलग से कोई लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं थी। सारे मामलों में कौन लॉ बनाता? पार्लियामेंट। इसलिए मैंने यहां पर आर्टिकल 246 को डिस्कस किया और मैंने कहा कि अगर कोई मैटर यूनियन लिस्ट में है, ठीक है, तो वहां पावर कौन एक्सरसाइज करेगा? पार्लियामेंट एक्सक्लूसिवली, ठीक है। फिर दूसरी बातचीत की, अगर कोई मैटर स्टेट लिस्ट में है तो वहां पावर एक्सक्लूसिवली वुड बी एक्सरसाइज बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। और अगर कॉन्करेंट लिस्ट में है तो यू नो कि दोनों के द्वारा यह पावर एक्सरसाइज किया जा सकता है। अब मैंने कहा कि अगर दोनों पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर मे क्लैश विथ ईच अदर। मैंने कुछ डायग्राम बनाया था, मैंने कहा था अगर सिर्फ किसी रास्ते पर अगर पार्लियामेंट चल रही है और कोई नहीं चल रहा तो नो क्लैश, स्टेट लेजिस्लेचर ही चल रही है और कोई नहीं तो भी नो क्लैश। बट अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही किसी मामले पर अगर लॉ बनाते हैं तो देयर कुड बी अ सिचुएशन कि यहां पर इन दोनों के पावर क्या हो बच्चों? आपस में क्लैश करें। तो मैंने आपको यह सिखाया था कि कॉन्करेंट लिस्ट वाले मामलों पर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो नियम तो यही है कि पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। बट मैंने आपको एक और रास्ता बताया था कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर अगर ऐसा कोई लॉ बनाता है जिसमें हम प्रेसिडेंट की असेंट ले लेते हैं, करेक्ट, तो ऐसे केस में उस स्टेट में किसका लॉ प्रिवेल करने लगेगा? स्टेट लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट का अप्लाई नहीं होगा। और ये बात कौन से आर्टिकल में थी? आर्टिकल 254। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। सैफ अली खान, सही है ये बात? आर्टिकल 254 में थी ये बात। इसके बाद हम और आगे बढ़ना है और मैंने आपको कुछ हेडिंग लिखवाई कि वैसे तो स्टेट लिस्ट में दिए हुए सभी मामलों पर पावर किसका हो? स्टेट लिस्ट में सभी मामलों पर पावर किसका? स्टेट लेजिस्लेचर का। बट कुछ ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती हैं जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर के पावर्स या स्टेट लिस्ट के मैटर्स पर भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। और सबसे पहला मैटर अपन ने आर्टिकल 249 देखा। बोलो हाँ या ना? करेक्ट है क्या? बोलो बच्चों। ऑनलाइन यहां तक कंप्लीट है क्या सभी का कि कुछ छूटा हुआ है? राधिका, वरुण, सुजाता पटेल, सोनाली पटेल, यहां तक किसी को कोई प्रश्न तो प्लीज पूछे, उसके बाद अब आगे बात करेंगे। अगर मैं आपसे यह बोलूं कि
क्या गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और पार्लियामेंट में डिफरेंस क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा? वन एंड द सेम, या फिर पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग हैं? सीएम मोदी बताएं। धीरे धीरे मैं नाम याद कर लूंगा, अभी आप ही का याद है इसलिए बोला। नए बच्चों में आयुष का भी याद है मुझे। जी, व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट? क्या अगर मैं ये कहूं कि स्टेट लेजिस्लेचर एंड स्टेट गवर्नमेंट आर वन एंड द सेम थिंग, एम आई करेक्ट? यस सर, यस सर। गलत हैं आप लोग। सर वो तो हमें पता था। वो तो हमें पता था कि वी आर मिस्टेकन। अगर ये दोनों सेम होते हैं, पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो फिर मुझे लगता है कि मैं सुप्रीम लेजिस्लेशन और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो मैंने डिफरेंस बताया था वो तो मैंने गलत ही बताया है। क्योंकि जरा चेक करो, सुप्रीम लेजिस्लेशन और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में मैंने डिफरेंस क्या बताया है कि लॉ अगर पार्लियामेंट बना रही है, कौन बना रही है? या स्टेट लेजिस्लेचर बना रहा है, तो वो सुप्रीम है। और लॉ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, मिला, इसका मतलब ये तो अलग अलग है। सीएम मोदी मिलियो कई। चलो ठीक है, बोथ आर डिफरेंट, ये बात तो क्लियर है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज, बच्चों ध्यान से सुन लो, आज के बाद कभी भी ये चीज वापस नहीं दोहराऊंगा। अक्सर अब ये बात होगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलूं तो पार्लियामेंट मत मान लेना, स्टेट गवर्नमेंट बोलूं तो स्टेट लेजिस्लेचर मत मान लेना, ये अलग अलग हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 3 अथॉरिटी है। पहला लेजिस्लेटिव बॉडी, दूसरा एग्जीक्यूटिव बॉडी और तीसरा जुडिशियरी। ठीक है, जब हम बात करते हैं दोस्तों लेजिस्लेटिव बॉडी की, जो लॉ बनाती है, वो है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। पर जब मैं एग्जीक्यूटिव की बात करता हूं तो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। प्लीज, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी। इन दोनों में भिन्नताएं हैं। ठीक, और एक और बात, जैसे एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये क्या है बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट है, हाँ या ना? तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे लिए क्या बना सकती है? रूल्स। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये हमारे लिए क्या बना सकती है? रूल्स। ठीक है, तो कॉपी के पीछे लिखना शुरू कीजिए एक बार। कॉपी के पीछे, चैप्टर के साथ मत लिखिएगा, अब ये थोड़ी ज्ञान की बातें हैं, हेडिंग डाल देना ज्ञान की बातें। हाँ बाय श्रेयान सर, बिल्कुल। लिखिएगा, पार्लियामेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ आर डिफरेंट। पार्लियामेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ आर डिफरेंट। Even state legislature and state government are also different. State legislature and state government are also different. Because parliament and state legislature is a legislative body.
which make supreme legislation, which make supreme legislation. On the other hand, central or state government is an executive body, which execute or implement supreme legislation. Or in exercise of the power, given by supreme legislation, also make delegated legislation. अब पढ़ लो, यहां पर तो कोई डाउट नहीं है. मैंने जल्दी शुरू कर दी, तुम लेट हो गए. तुम जानते हो दोस्त, मेरे को ये पसंद नहीं है. आजा. ठीक है क्या ये बात समझ में आ गई? पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सेम नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट गवर्नमेंट सेम नहीं, ये अलग अलग होती हैं. पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हमेशा सुप्रीम लॉ बनाती है, ये सुप्रीम अथॉरिटी है. करेक्ट? अगर सुप्रीम लॉ में पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने गवर्नमेंट को कोई पावर दे दिया कि भैया तुम बना लेना ये लॉ, क्योंकि हम तो हमारे पास समय नहीं है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, इनको तो पावर डेलीगेट हुआ है. ठीक है, पावर डेलीगेट होना मतलब पावर किसी को प्रेषित किया जाना. ठीक, जैसे आज मान लो किसी कारण से मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूं, तो मैं विकास को या चेतन को बोल दिया कि चेतन, विकास तुम मेरी जगह पढ़ा लेना, या आयुष अग्रवाल को बोल दिया तुम मेरी जगह पढ़ा लेना. इसका मतलब व्हाट दे हैव डन इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर आई हैव वेस्टेड इन देम, दे आर टेकिंग द क्लास. तो चूंकि सुप्रीम लेजिस्लेशन में अनुभव जैन, मैंने पावर किसको दे दिया मेरे भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को. तो वह जब लॉ बनाती हैं तो उसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा जाएगा. क्या कहा जाएगा? तो प्लीज अब यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए. वो तो तुम लोगों ने पूछा नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि आता होगा, इसलिए मैंने पूछ लिया आज. सिया मोदी है ना, खामोशी का मतलब मेरी क्लास में हाँ ही होता है. ठीक है, थोड़े दिन लगेंगे, यूज टू हो जाओगे तुम, है ना. आर्टिकल 249 वॉज द फर्स्ट आर्टिकल जहां पर मैंने ये कहा, बच्चों आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा, कि यहां पर स्टेट लिस्ट में भी दिए हुए पावर पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है. बस शर्त है काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा ने 2/3 की मेजोरिटी से प्रेजेंट इन वोटिंग की एक रेजोल्यूशन पास किया और पार्लियामेंट को अथोराइज कर दिया. अगर पार्लियामेंट अथोराइज्ड है तो वह इस पावर को एक्सरसाइज करके लॉ बना सकती है. पर लॉ तभी बनाया जा सकता है जब ये रेजोल्यूशन वैलिड है. जब अगर ये रेजोल्यूशन अब वैलिड नहीं है तो फिर तुम लॉ नहीं बना सकते. ठीक है, तो रेजोल्यूशन इज वैलिड फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर.
ऐसा बोला मैंने, विच में फर्दर एक्सटेंडेड बाय ईयर। करेक्ट है, पक्की बात। अब ये तो रेजोल्यूशन की वैलिडिटी की बात हो गई थी दोस्तों, बट फिर मैंने प्रियम जैन ये भी कहा, मैंने ये भी कहा कि ये लॉ कब तक वैलिड है, रेजोल्यूशन कब तक वैलिड है, दैट इज 1 ईयर फ्रॉम डेट इट इज पास्ड, मैक्सिमम 1 ईयर है। बट जो लॉ बनाया गया है, मेरा कहना है कि इट इज वैलिड फॉर 6 मंथ फ्रॉम द सीजेशन ऑफ द रेजोल्यूशन, ऐसी बात हुई है। और यहां पर आर्टिकल 249 खत्म हुआ। क्लियर? यहां पर कोई प्रश्न? आगे बढ़ा जाए। ऑनलाइन अश्मित वर्मा फ्रॉम धार, अनुष्का शर्मा फ्रॉम इंदौर, कोई प्रश्न? चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 250। समझ लें पहले, फिर पढ़ेंगे एक साथ। अगर इंडिया में इमरजेंसी घोषित हुई है, क्या घोषित हुई है? इमरजेंसी घोषित हुई है, जिसे हम कहते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। व्हाट इट इज नोन एज प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो ऐसे केस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि स्टेट लिस्ट में भी दिए हुए मामलों पर कौन लॉ बना सकता है? पार्लियामेंट। लीजा, क्या कहा मैंने? कि अगर इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है तो ऐसे केस में स्टेट लिस्ट के मामलों पर भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। ठीक है। अब जो डाउट है वो ये है कि व्हाट इज इमरजेंसी। अब अगर मैं इमरजेंसी पर बात करूं बच्चों, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी एग्जिस्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक होती है बच्चों नेशनल इमरजेंसी, करेक्ट। दूसरी होती है स्टेट इमरजेंसी, और तीसरी होती है बच्चों फाइनेंशियल इमरजेंसी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ